राधे राधे, जय हिंद। आज का चैप्टर है एमिनो अम्ल क्या है। एमिनो मीन्स NH2 और अम्ल मीन्स COOH। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एल्केन में H को प्रतिस्थापित करके एमीन और CHO ग्रुप दोनों एक साथ पाए जाए उन्हें एमिनो अम्ल कहेंगे। जैसे CH3 यहाँ से एक एक H सब्स्टिट्यूट करके NH2 CH2 COOH, तो ये हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल। या अम्ल में एक H को सब्स्टिट्यूट करके, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक H को सब्स्टिट्यूट करके, एक या एक से अधिक H को सब्स्टिट्यूट करके एमीन समूह जुड़ जाए तो उसे हम एमिनो अम्ल कहेंगे। अतः वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एमीन और अम्ल एक साथ पाए जाएं, दोनों समूह फंक्शनल ग्रुप, तो उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। आपकी सुविधा, आपकी भाषा, आपके सेंटेंस के हिसाब से जैसे भी लिखना चाहते हैं आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा, इनकी संख्या अलग अलग भी हो सकती है। CH3 CH NH2 CH2 COOH। दूसरा CH3 CH2 CH NH2 COOH। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, इन दोनों का। यहाँ भी एक CH2 और लगा दें, NH2 लगा दें, तो यहाँ पर ये इस ग्रुप से गिना जाएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये कहलाएगा अल्फा एमिनो एसिड्स, ये कहलाएंगे बीटा एमिनो एसिड्स, ये कहलाएंगे गामा एमिनो एसिड्स। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन चालू होगा। एक प्रकार से इन्हें अल्फा बीटा और गामा के द्वारा क्लासिफाइड किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप से पहले कार्बन से अगर जुड़ा है तो वो कहलाएगा अल्फा, दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो बीटा, और तीसरे कार्बन से जुड़ा है तो गामा एमिनो एसिड्स कहलाएगा। फाइनल। दूसरे प्रकार से अगर इन्हें हम क्लासिफाइड करें, वर्गीकृत करें दूसरे प्रकार से, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक आवश्यक एमिनो एसिड और एक अनावश्यक एमिनो एसिड। आवश्यक एमिनो एसिड, दूसरे अनावश्यक एमिनो एसिड। आवश्यक एमिनो एसिड शरीर से बाहर से लिए जाते हैं भोजन के द्वारा, उन्हें आवश्यक एमिनो एसिड्स कहते हैं। खाद्य में इनका होना जरूरी है क्योंकि इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो शरीर के विकास के लिए इन्हें भोजनों में बाहर से लिया जाता है, तो वो कहलाएंगे आवश्यक। अनावश्यक एमिनो एसिड शरीर के अंदर ही संश्लेषित होते हैं, इन्हें भोजन द्वारा नहीं लिया जा सकता, ये शरीर में ही संश्लेषित होते हैं, इनकी आवश्यकता बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया आवश्यकता के अनुसार।
पहले प्रकार का हो गया अल्फा बीटा गामा के अनुसार, दूसरे प्रकार की आवश्यक और अनावश्यक, तीसरे प्रकार के एमिनो एसिड्स CH2 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 COOH NH2 NH2 CH CH NH2 CH2 COOH, दूसरे प्रकार की COOH NH CH CH NH2 CH2 COOH। अब यहाँ पर आप देखो, पहले एमीन में एमीन ग्रुप रहता है क्षारीय और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है अम्लीय। तो अगर इनकी संख्या बराबर है तो वो कहलाएंगे न्यूट्रल या उदासीन एमिनो एसिड, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा एमिनो ग्रुप की संख्या ज्यादा हो तो वो कहलाएंगे बेसिक एमिनो एसिड, एल्कलाइड या बेसिक एमिनो एसिड, क्षारीय एमिनो अम्ल। तीसरे प्रकार में अगर अम्ल ग्रुप की संख्या एमीन ग्रुप से ज्यादा है तो वो कहलाएंगे एसिडिक एमिनो एसिड, अम्लीय एमिनो अम्ल। तो क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का हो गया? पहला अल्फा की गिनती कहां से लेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। दूसरा आवश्यक और, तीसरा क्षारीय अम्लीय, और अगला क्वेश्चन इसका बनता है एमिनो एसिड क्या है। दूसरा क्वेश्चन हुआ एमिनो एसिड के प्रकार, पहले प्रकार के अल्फा बीटा गामा, दूसरे प्रकार के आवश्यक अनावश्यक, तीसरे प्रकार के उदासीन न्यूट्रल, और अम्लीय और क्षारीय। अगला क्वेश्चन बनता है जोटर आयन क्या है। हिंदी में भी इसे जोटरी आयन बोलेंगे। जोटर आयन क्या है? एमिनो एसिड में अम्लीय ग्रुप और क्षारीय ग्रुप एक ही हाइड्रोकार्बन में होने के कारण यह आपस में अम्ल के हाइड्रोजन को क्षार अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेता है। जैसे NH2 CH2 CH2 COOH से यहाँ से H धन आयन निकलेगा और NH2 इसे ले लेगा। तो यहाँ पर NH3 धन आयन, ताकि एक धन आयन बढ़ जाएगा, और COOH CH2 COO ऋण आयन बनाएगा। इसे जोटर आयन कहते हैं। लिखना कैसा है? एमिनो एसिड में अम्लीय ग्रुप और क्षारीय ग्रुप दोनों होने के कारण अम्ल का H धन आयन एमीन क्षारीय ग्रुप अपनी ओर अट्रैक्टिव करके अमोनियम आयन या धन आयन और COO ऋण आयन एक ही कंपाउंड में बनता है, जिसे हम एमिनो अम्ल का जोटर आयन कहते हैं। कोई दिक्कत? आपके माइंड में सेट हो जा रहे हैं कि नहीं प्रश्न? तीसरा क्वेश्चन इसी में बनता है आइसो इलेक्ट्रोपाइन। आइसो इलेक्ट्रोपाइन सम विद्युत विभव या सम विभव बिंदु, सम विभव पोटेंशियल बिंदु। जब इन्हें
जल में घोला जाता है तो इनमें अगर एक समान क्षारीय ग्रुप और अम्लीय ग्रुप हैं न्यूट्रल वाले में, तो ये ना क्षारीय गुण प्रदर्शित करते ना अम्लीय गुण प्रदर्शित करते, क्योंकि ये जुटर आयन बना लेते हैं, इसीलिए इनका पीएच उदासीन होता है। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि इसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो कोई भी आयन ऋणायन और धनायन की ओर, एनोड और कैथोड की ओर अभिगमन नहीं करेगा। पोटेंशियल इसका क्या माना जाएगा? सम, जीरो, आइसो सम माना जाएगा। जैसे ही हम CH3 CH2 COOH का विद्युत धारा फ्लो करेंगे तो ये हिस्सा धन भाग की ओर जाएगा और ये ऋण भाग की ओर जाएगा, ये एनोड और कैथोड की ओर। अगर हम एमीन CH2 3 CH2 NH2 को फ्लो करेंगे तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही कंपाउंड में अम्ल और क्षार होने के कारण, सम आयन बनने के कारण, जुटर आयन बनने के कारण इसका पोटेंशियल शून्य माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर ऋणायन और धनायन अभिगमन नहीं करेंगे, ताकि वो सीधे एक ही समूह से जुड़े हैं। धनायन यहाँ टूट भी जाएगा तो वो ऋण की ओर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? एमीन की ओर जाएगा। इसे हम सम विभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रो पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? दूसरा है डाई ट्राई पॉलीपेप्टाइड क्या है? डाई ट्राई पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन क्या है? ध्यान दें, दो एमिनो एसिड आपस में जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के, जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में भी जल का मॉलिक्यूल्स निकलता था, और CO NH CH2 COOH बनाते हैं, तो CONH को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो एमिनो एसिड्स, एक का ये एसिड का OH, अमोनिया का H आपस में मिलकर जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के दो यूनिट आपस में मिलकर CONH बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब दो मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं, तो जो का कहते हैं मोनोपेप्टाइड। अब डाई पेप्टाइड में तीन एमिनो एसिड्स आपस में जल के दो मॉलिक्यूल्स निकाल के दो पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे ये कहलाएगा डाई पेप्टाइड बॉन्ड। बात समझ में आ जा रही कि नहीं? अब चार एमिनो एसिड्स आपस में मिलके कितने? चार, तीन पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। एक और यहां पे बना देंगे, तो इसको बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड। मोनोपेप्टाइड बॉन्ड दो आपस में मिलके, तीन
2 पेप्टाइड बॉन्ड मतलब डाई पेप्टाइड बॉन्ड, और 4 एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो उनको कहेंगे ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड। और 3 के ऊपर 4 से लेके 1 लाख तक बनाए, 10,000 तक बनाए, 1000 तक बनाए तो वो कहलाएंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो अब बताओ पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? 2 एमिनो एसिड्स आपस में जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के NH2COH CONH बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। 3 एमिनो एसिड्स आपस में 2 जल के मॉलिक्यूल्स निकाल के CONH 2 पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, इसे डाई पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और 3 मॉलिक्यूल्स मिलके CONH के 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और अगर इनकी संख्या 10,000 से अधिक हो जाए, नहीं 100 से ऊपर तो पॉलीपेप्टाइड 100 तक, और अगर ये 10,000 से ज्यादा हो जाए तो उनका नाम प्रोटीन हो जाता है। अब इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण होता है। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स का है ना, एल्डो ट्राइओज, कीटो ट्राइओज, आपस में मिले ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, 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 ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, आपस में मिले तो डाई सैकराइड, 3 मिले तो ट्राई सैकराइड, 4 मिले तो टेट्रासैकराइड, और 4 से ज्यादा मिले तो पॉलीसैकराइड, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज आदि आदि कहलाएंगे पॉलीसैकराइड। उसी प्रकार यहां पर अल्फा एमिनो अम्ल या बीटा एमिनो अम्ल या गामा एमिनो अम्ल या न्यूट्रल अम्ली और क्षारीय एमिनो अम्ल आपस में मिलकर एक एन जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के NHCO CONH बॉन्ड का निर्माण करेंगे, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर 2 बनाए तो डाइपेप्टाइड, 3 बनाए तो ट्राइपेप्टाइड, 3 से अधिक बनाए 100 तक तो पॉलीपेप्टाइड, और 10,000 तक बनाए और लाख तक बनाए तो वो कहलाती है प्रोटीन। यह सीधी चेन वाली प्रोटीन भी बनती है। अब चूंकि शाखा में भी रहते हैं, शाखा में भी रहते हैं ना, तो ये शाखा युक्त जाली युक्त भी प्रोटीन का निर्माण करती है। मान लो यहाँ पर 2 एमिनो एसिड्स में मिल जाए और यहाँ पर NHCO बॉन्ड बना दें, ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं प्रोटीन। अब अगला क्वेश्चन बनता है अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में क्या अंतर है। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन का एक लक है, क्या है? एक लक मतलब एक चेन, मोनो लक। चाहे अपन एमिनो अम्ल का एक लक या मोनोमर कहेंगे, क्या कहेंगे? मोनोमर। और प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, पॉलीमर है। देखो प्रोटीन का एक कड़ी क्या हुई? एमिनो, ये एसिड, और एमिनो एसिड की एक से अधिक सीरीज या कड़ी कहलाएगी प्रोटीन। तो दोनों में पूछ रहे हैं क्या अंतर? तो अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन का मोनोमर है या एकलक है, और प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का पॉलीमर है। दूसरा यह है एकलक। एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, जबकि प्रोटीन रंगहीन तो है
लेकिन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ये इसके हो गए दो अर्थ। प्रोटीन के कार्य और प्रोटीन से होने वाले रोग। तो बेटा प्रोटीन हमारे शरीर में डेवलपमेंट का कार्य करती है। आरएनए के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। काय को प्रत्येक सेल में आरएनए के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है और इसकी कमी से बहुत से रोग होते हैं, जैसे पौधों में भी और जंतुओं में भी। पेप्सिन, केराटिन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, कैसीन, ये सब कहाँ है? प्रोटीन। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन रक्त में पाई जाती है। अगर वो ना हो और हीमोग्लोबिन ना बने तो हमको क्या होगा? कमजोरी आएगी, और कमजोरी आएगी तो हम कहते हैं पीलिया हो गया। तो जैसे एनीमा क्या कर प्रोटीन के कार्य शरीर में सेल से ऊतक का निर्माण करना, टिश्यू का निर्माण करना, टिश्यू से शरीर का निर्माण करना। विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन को जब हम एसिड या क्षार या गर्म करते हैं तो उनके पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं। प्रोटीन को हम जब एसिड्स या बेस या क्षार में या गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं। इसे विकृत प्रोटीन कहते हैं। जैसे बिना बॉयल किया अंडा जब हम फोड़ते हैं तो उसमें से दो प्रकार की प्रोटीन निकलती है, एक पीले कलर की और एक सफ़ेद कलर की। और जैसे ही उसे हम पानी में बॉयल करते हैं तो वो प्रोटीन विकृत होकर सॉलिड बन जाते हैं। इसी प्रकार हमने देखा है कि हमारे बाल प्रोटीन है। अब इसे हम गर्म करते हैं और सेट करते हैं, वो सेट नहीं करते, हम प्रोटीन को विकृत करते हैं। और बहुत से लोगों के घुंघराले बाल होते हैं तो ये मान के चलें कि उनकी शुरू से ही विकृत प्रोटीन है, कहीं ना कहीं प्रोटीन में दोष है। इस प्रकार प्रोटीन समाप्त। राधे राधे, जय हिंद।